नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट है सॉइल 1 to 1 बात करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, इसके गेस्ट पेपर की अपन बात करने वाले हैं। वन शॉर्ट क्लास इसकी आ चुकी है और इसके साथ में ही अब अपन बात करने वाले किसके बारे में बेटा, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के बारे में। और इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर की बात करने वाले जो कि डायरेक्ट ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपने वाले हैं, उन क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। पर उसके पहले बेटा आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको एक तो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ओल्ड पेपर सॉल्यूशन के अलावा आपको कहीं ना कहीं गेस पेपर की जो चल रही है और इसके साथ में वन शॉर्ट क्लास वो लेनी है। और फिर लास्ट में एक क्लास आएगी जिसमें एमसीक्यू बात करते हैं, न्यू टाइप सोल्वर करवाएंगे। तो ये क्लासेस आपको जरूर लेनी है बेटा। इनके माध्यम से कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को एक बूस्टर डोज मिलेगी और आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी और कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके माध्यम से अपन आज की इस क्लास में किसके बारे में बात करेंगे बेटा, गेस पेपर की बात करने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन छपेंगे इस क्लास के माध्यम से। और उसके साथ में ही अगर चैनल पर फर्स्ट बार हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो बेटा आप सभी को एक तो आपको की क्लासेस बहुत अपनी हो चुकी है, चल रही है, तो वो क्लासेस कैसे क्या लग रही है उनके बारे में फीडबैक जरूर देना है। और इसके साथ में चैनल पर फर्स्ट बार हो, वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है तो बेटा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अपने को पता है कि आप तो स्वार्थी हो, स्वार्थी थोड़ा ना होता। तो ये क्या करना है, ये सारे काम जो मैंने नहीं करने के लिए बोले ये सारे काम करके और इसके साथ में आगे की ओर वीडियो की ओर बढ़ना है और अपने सभी प्यारे साथियों को ये वीडियो शेयर करना है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं बेटा, ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी? अपने एप्लीकेशन पर सिंदूर बैच अवेलेबल है, उस सिंदूर बैच में ये सारी पीडीएफ मिलने वाली है, ओल्ड पेपर और सॉल्यूशन की, गेस्ट पेपर और सॉल्यूशन की। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, वन बाय वन बात करेंगे। पहले अपने आती है डेफिनेशन। क्या आती है बेटा? डेफिनेशन आती है। और कहीं ना कहीं अपने जो 6 दिन कमेटी का जो भी अपना फॉर्मेट है, पेपर का पैटर्न है, लगभग ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज में डेफिनेशन 10 से 12 पूछी जाती है, 10 से 12 डेफिनेशन पूछी जाती है कि ये परिभाषाएं बताइएगा। तो अपन ने आज थोड़ी सी डेफिनेशन की संख्या अपन 5 रखते थे, कहीं ना कहीं डेफिनेशन की संख्या अपन ने बढ़ाई है। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है अपने सॉइल फर्टिलिटी की, कि सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता क्या होती है। किसके बारे में है बेटा? मृदा उर्वरता क्या होती है और कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सारी चीजें अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। इसके बाद में आता है ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। ह्यूमस क्या होता है और इसके साथ में ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, मास फ्लो क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होता है, चेलेट्स क्या होते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? चेलेट्स के बारे में बात करेंगे। मेन्यूर क्या होती है, इसके साथ में इंटीग्रेटर प्लांट्स किसको बोलते हैं, आईएनएम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किसे कहते हैं, इसके साथ में एसटीसीआर अप्रोच, एसटीसीआर अप्रोच क्या होती है, इसके साथ में वर्मी वाश क्या होता है और इसके साथ में ही मास फ्लो और डिफ्यूजन। मास फ्लो की डेफिनेशन रिपीट हो चुकी है, डेफिनेशन में। इसके बाद में आता है अपने कौन सा बेटा, सी एन रेशियो, कार्बन अनुपात नाइट्रोजन क्या होता है। ये तो अपने एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, इनमें आपको अंतर देखना है। फिर आता है बाइलिंगुअल की बात करेंगे बेटा, कंप्लीट है। फिर आता है पार्ट थर्ड में आपको व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट, मतलब वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और कहीं ना कहीं जब कंपोस्टिंग होती है तो इसके दौरान जो केचुआ होता है, केचुए की कहीं ना कहीं केयर कैसे करते हैं। इसके बाद में आता है व्हाट डू यू मीनिंग, किसके बारे में, ग्रीन मैन्यूर का मीन क्या होता है, ग्रीन मैन्यूरिंग का मतलब क्या होता है। अरे किसका बेटा? ग्रीन मैन्यूरिंग का मतलब क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखिए। इसके एडवांटेज बताने हैं और इसके साथ में डिसएडवांटेज बताने हैं। फिर आता है पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में कहीं ना कहीं अपने हैं
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी क्या है और इसके साथ में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है। इसके साथ में ही डिस्कस द फैक्टर्स डिटेल इन इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। NUE न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और कहीं ना कहीं INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी न्यूट्रिएंट है, मतलब बात करते हैं जो आवश्यकता की जो कसौटी है, पोषक तत्वों की जो आवश्यकता की क्या है बेटा कसौटी है, उस कसौटी के बारे में आपको बताना है। और NPK का क्या तो रोल है, मतलब क्या तो ये भूमिका अदा करते हैं और इसके साथ में क्या इनकी डिफिशियंसी मतलब इनकी कमी के लक्षण बताने हैं। इनकी कमी के लक्षण आपको क्या करने हैं बेटा बताने हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। अलग अलग प्रकार के होते हैं, अपन वैसे बात कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इस प्रकार से भी देख सकते हैं, या इसके साथ में स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कंपाउंड फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, इस प्रकार से भी देख सकते हैं, या इसके साथ में नाइट्रोजेनियस से, इसके साथ में फास्फेटिक और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो क्या हो जाएगा पोटासिक। इस प्रकार से फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन आपको देना है और इसके साथ में क्लासिफाइड है नाइट्रोजेनियस, मतलब आपको क्या करना है जो नाइट्रोजेनियस जो फर्टिलाइजर है ना इनका भी आपको क्या करना है क्लासिफिकेशन बताना है विथ एग्जांपल, मतलब बात करते हैं उदाहरण के साथ में। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सोइल टेस्टिंग, मतलब सोइल टेस्टिंग क्या होता है, सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन क्या होता है, सोइल टेस्टिंग क्या होता है और सोइल फर्टिलिटी का इवोल्यूशन कैसे करते हैं और डिफरेंट मेथड बताने हैं सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन के, मतलब मृदा उर्वरता का जो मूल्यांकन करते हैं इसके अलग अलग मेथड्स बताने हैं और बायोलॉजिकल मेथड को आपको डिटेल से बताना है जो कि सोइल फर्टिलिटी का इवोल्यूशन करते हैं, कहीं ना कहीं मृदा उर्वरता का क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं, इसको डिटेल से आपको बताना है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अपने आता है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है किसकी अमोनियम सल्फेट की, अमोनियम सल्फेट की आपको क्या बतानी है बेटा सामान्य विशेषताएं बतानी है, सामान्य विशेषताएं बतानी है और इसके साथ में ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, मतलब बात करते हैं जो अपने क्या होता है बेटा अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट का निर्माण किस प्रकार से होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये अपने को पूरी प्रोसेस बतानी है। इसके बाद में देखिएगा अपने को शॉर्ट नोट्स देने हैं, किस पर शॉर्ट नोट्स देखते हैं क्रिटिकल लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट, इसके साथ में फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड बाय प्लांट, मतलब कौन से रूप में प्लांट कहीं ना कहीं पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं इसके बारे में बताना है। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स, मतलब बात करते हैं प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या रोल है, क्या इनका महत्व है वो कहीं ना कहीं आपको बताना है। इसके बाद में आता है बायो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन, मतलब जो जैव उर्वरक होते हैं उन जैव उर्वरकों का क्या बताना बेटा क्लासिफिकेशन बताना है, क्या बताना है जैव उर्वरकों का क्लासिफिकेशन बताना है। तो वन बाय वन सभी की चर्चा करते हैं और सबसे पहले अपने आती है सोइल फर्टिलिटी। बताइएगा बेटा सोइल फर्टिलिटी क्या होती है, मैंने अच्छे से समझाया था, किसमें समझाया था बेटा जब अपनी क्लास हुई थी वन शॉट क्लास, उसमें मैंने बताया था कि सोइल फर्टिलिटी क्या होती है, तो बताइएगा सोइल फर्टिलिटी क्या होती है, डिटेल से बताओ। देखिए सोइल फर्टिलिटी किसे बोलते हैं, क्या बताना है बेटा सोइल फर्टिलिटी किसे बोलते हैं ये आपको समझाना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा सोइल फर्टिलिटी किसको बोलेंगे, सोइल फर्टिलिटी कहीं ना कहीं अपन बोलेंगे जो मृदा की उर्वरता, मतलब अपन सीधा सा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझे, ये कोई प्लांट है और ये अपनी क्या है मृदा है, इस मृदा की, इस मृदा की क्षमता, मृदा की क्षमता और कौन सी क्षमता बेटा पोषक तत्व देने की क्षमता, क्या क्षमता पोषक तत्व देने की क्षमता, किसको देने की प्लांट को, मृदा की पोषक तत्व देने की क्षमता किसको प्लांट को, मतलब अपन बात करते हैं कोई सोइल है, सोइल अपने प्लांट को पोषक तत्व देने की क्षमता है या नहीं है, तो वो अपने क्या हो जाएगी सोइल
फर्टिलिटी हो जाएगी। देखिएगा इसमें होता है कहीं ना कहीं मृदा उर्वरता, मृदा की वह क्षमता होती है जो कि क्या होती है, जिससे वह पौधों को कहीं ना कहीं आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में और अनुपात में उपलब्ध करवाती है। मतलब बात करते हैं पौधों को क्या करती है, पौधों को कहीं ना कहीं पोषक तत्व न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाती है, पर वो न्यूट्रिएंट क्या करवाती है, कहीं ना कहीं एक उचित, एक क्या करती है, एक बेटर, एक बैलेंस्ड रेशियो में अवेलेबल करवाती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको अपन सोइल फर्टिलिटी कहते हैं। तो मृदा की वह क्षमता जो कि क्या करती है, आवश्यक पोषक तत्व प्लांट को अवेलेबल करवाती है, जिससे प्लांट की अच्छी वृद्धि हो सके, अच्छी उपज दे सके। तो इस प्लांट को पोषक तत्व देने की क्षमता, उपलब्ध कराने की क्षमता ही क्या कहलाती है, कहीं ना कहीं सोइल फर्टिलिटी कहलाती है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और इसके बाद में आता है अपने ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है ह्यूमस और क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर? बेटा ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, ये जीवों का अवशेष, जीवों की बात करते हैं, पौधों का अवशेष और पशुओं का गोबर वगैरह, पौधों व पशुओं का अवशेष, पौधों व पशुओं का क्या हो जाएगा, अवशेष हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। ह्यूमस की बात करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अपघटन के बाद में क्या बनता है, ये अपघटन के बाद में ह्यूमस बनता है। अपघटन के बाद में क्या बनता है बेटा, ह्यूमस बनता है। तो देखिएगा ह्यूमस मृदा में पाए जाने वाला पूर्ण रूप से विघटित और स्थिर कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसा होता है, कहीं ना कहीं स्थिर क्या होता है, मतलब फिक्स्ड, क्या है, फिक्स्ड कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कि पौधों और जानवरों के अवशेष से बनता है। मतलब पूरा क्या होता है बेटा, पूरा विघटित होता है, पूरा क्या होता है, अपघटन होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो पहले क्या होगा, कहीं ना कहीं विघटित होगा, अपघटित होगा, किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। क्या होगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। पर कार्बनिक पदार्थ मृदा में पाए जाने वाले सभी जीवित सड़ते गलते क्या होंगे, पौधे और पशु अवशेष होंगे, ये तो पूर्ण रूप से विघटित हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं सड़ रहे हैं, गल रहे हैं या अवेलेबल हैं। तो बेटा वो क्या हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। और इसके साथ में एक क्या आता है, ह्यूमस आता है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, जैविक पदार्थ है, कहीं ना कहीं विघटित हुआ है, अपघटित हुआ है। तो वो क्या होगा बेटा, वो कहीं ना कहीं ह्यूमस होगा। और एक अपन बात करते हैं कि विघटित हो जाने, विघटित नहीं हुआ, अभी ऐसे ही अवेलेबल है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। वो क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर होता है। और एक क्या होता है, जो कि पूर्ण रूप से विघटित हो चुका है, दैट इज ह्यूमस। वो क्या होता है बेटा, ह्यूमस होता है। और जो विघटित नहीं हुआ है वो क्या है बेटा, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, दोनों क्या होते हैं, कि ये तो क्या है, विघटित हो गया, मैटर वही है पर पूर्ण रूप से विघटित हो गया, ये विघटित नहीं हुआ, मैटर वही है, विघटित नहीं हुआ, मैटर वही है। ये पहले की स्टेज है, ये बाद की स्टेज है। अब इसके बाद में देखिएगा मास फ्लो होता है। अपन बात करते हैं बेटा, जब भी कोई भी न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल होता है मास फ्लो के माध्यम से या इसके साथ में ही डिफ्यूजन के माध्यम से। तो मास फ्लो क्या होता है, द्रव्यमान प्रवाह है वह प्रक्रिया है जिसमें जल के साथ में पोषक तत्व पौधों की जड़ों के पास में पहुंचते हैं। मतलब अपन बात करते हैं, ये क्या है बेटा, ये प्लांट की जड़ें हैं और ये कहीं ना कहीं मृदा में पोषक तत्व अवेलेबल है, NPK ये अवेलेबल है। ये कहीं ना कहीं घोल के रूप में, ये कहीं ना कहीं घोल के रूप में कहाँ तक जाते हैं, ये कहीं ना कहीं जड़ों तक जाते हैं। ये कहाँ तक जाते हैं, जड़ों तक जाते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, मास फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, मास फ्लो कहते हैं कि जल के साथ में घुलते हुए, जल के साथ में घुलते हुए पोषक तत्व जड़ों के पास में जाते हैं, जल के साथ में घुलते हुए पोषक तत्व जड़ों के पास में जाते हैं। अरे किसके पास में जाते हैं, जड़ों के पास में जाते हैं, जड़ों के पास में जाते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मास फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मास फ्लो बोलते हैं। कि किसके किससे घुले हुए होंगे, ये कहीं ना कहीं जल में घुले हुए होंगे पोषक तत्व, वो जड़ों तक पहुंचते हैं, वो रूट्स तक जाते हैं। तो वो क्या होता है बेटा, मास फ्लो होता है। क्या होता है बेटा, मास फ्लो होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आता है बायो फर्टिलाइजर। क्या आता है बेटा, बायो फर्टिलाइजर। अपन बात करते हैं जैव, जैव की बात करते हैं, जीव, जीव से बना उर्वरक, जीव से बना उर्वरक, जीव से
बना उर्वरक। उर्वरक की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, पोषक तत्व अवेलेबल करवाते हैं, किसको, मृदा में पोषक तत्व देते हैं। तो बेटा वे जीव जो कि क्या करते हैं, मृदा में पोषक तत्व देते हैं, तो उनको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। वे जीव जो कि मृदा में क्या देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, तो उनको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। देखिएगा, जैव उर्वरक ऐसे जैविक पदार्थ होते हैं जो कि लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। मतलब क्या होते हैं, जीव होते हैं, कहीं ना कहीं क्या है, लाभकारी सूक्ष्म जीव है, जो कि क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अनअवेलेबल फॉर्म में जो भी पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसमें, अवेलेबल फॉर्म में चेंज करवाते हैं। तो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाते हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया। अरे क्या हो गया बेटा, राइजोबियम हो गया। राइजोबियम के साथ में पीएसबी कल्चर हो गया, मतलब फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया हो गया। तो बेटा ये अपने क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने बायोफर्टिलाइजर होते हैं, कि वे ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि जैविक प्रक्रियाएं करते हैं, और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से मृदा में क्या करते हैं, पोषक तत्व की उपलब्धता पौधे के लिए बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, बायो फर्टिलाइजर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बायो फर्टिलाइजर हो जाएंगे। इसके बाद में आता है नैनो फर्टिलाइजर। क्या होता है बेटा, नैनो। नैनो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। नैनो क्या क्या मतलब होता है बेटा, सूक्ष्म। जैसे कि अपन बात करते हैं बेटा, कोई भी अपने पास में नैनो यूरिया का क्या है बेटा, यूरिया का अपने पास में पैकेट है, तो वो कितने का आता है, 45 किलोग्राम का। पहले 50 किलोग्राम का आता था। तो अपन बात करते हैं, ये जो यूरिया का पैकेट है, क्या है बेटा, यूरिया का पैकेट है, ये कहीं ना कहीं इसको रख रखाव की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं ये खराब भी हो जाता है, ये जल्दी से लीच आउट भी हो जाता है। इन चीजों से बचने के लिए नैनो यूरिया, मतलब सूक्ष्म, आकार बहुत सूक्ष्म कर दिया, 1 लीटर की बोतल में ही इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया, उतनी ही क्या देगा, नाइट्रोजन देगा, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आराम से नाइट्रोजन देगा, लीच आउट भी नहीं होगा, सूक्ष्म आकार होगा। तो ये क्या है बेटा, जिनमें पोषक तत्व नैनो आकार में अवेलेबल होते हैं। किस आकार में, नैनो, मतलब बहुत अति सूक्ष्म आकार में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, नैनो फर्टिलाइजर होते हैं, जिससे पौधे उन्हें आसानी से और प्रभावी ढंग से क्या कर लेते हैं, कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेते हैं। तो समझिएगा, नैनो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, नैनो का मतलब होता है अति सूक्ष्म आकार के होते हैं, और कहीं ना कहीं नैनो आकार में होते हैं। और बात करते हैं, उन्हें आसानी से और प्रभावी ढंग से क्या कर सकते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पौधा क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसके बाद में देखिएगा, आता है नेक्स्ट अपने अमेंडमेंट। क्या आता है बेटा, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट की बात करते हैं, मृदा सुधारक। अरे क्या हो जाएगा बेटा, अमेंडमेंट की बात करते हैं, मृदा सुधारक हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा, मृदा सुधारक हो जाएगा। सोइल अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो कि पोषक तत्व नहीं देते हैं, मृदा को पोषक तत्व दे या नहीं दे, या न भी दे, तो ये क्या करते हैं, मृदा को सुधारते हैं। मृदा की भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, और इसके साथ में जैविक अवस्था को सुधारने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। बेटा ये सुधारने का नाम ही इनका सुधारने का पड़ा है, मतलब ये मृदा की कंडीशन को सुधारेगा, मृदा की सोइल की स्थिति को सुधारेगा, ना कि ये कोई पोषक तत्व देगा। ठीक है, तो इनका जो देने का अमेंडमेंट कहीं ना कहीं मृदा में अप्लाई करने का मेन पर्पज क्या होता है, मेन पर्पज होता है ताकि मृदा की जो स्थिति है, मृदा की जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या हो सके, सुधर सके। तो देखिएगा, मृदा संशोधन ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि पोषक तत्व प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि मृदा की संरचना, मृदा का पीएच, मृदा की जल धारण क्षमता, जैविक क्रियाशीलता को सुधारने के लिए डाली जाते हैं। इनको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, डाला जाता है। मृदा की संरचना सुधारनी है, मृदा का पीएच सुधारना है, और इसके साथ में जल धारण क्षमता सुधारनी है। जिप्सम अपन यूज करते हैं कहीं ना कहीं एल्केलाइन सोइल। एल्केलाइन सोइल का मतलब क्या होता है बेटा, क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए। अरे किसके लिए, क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए जिनका प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, अरे वो क्या होता है, जिप्सम होता है। चूना वाला पदार्थ एसिडिक सोइल के लिए यूज में लेते हैं। अरे कौन सी के लिए, एसिडिक सोइल के लिए, सुधार के लिए अपन प्रयोग करते हैं। अमेंडमेंट वे पदार्थ होते हैं जो कि मृदा के पीएच को, मृदा की संरचना को, मृदा के कणाकार को, इन सभी को सुधार देते हैं, इनको बढ़िया बना देते हैं, मृदा की जैविक कंडीशन को, जैविक स्थिति को सुधार देते हैं, मृदा की फिजिकल प्रॉपर्टीज को सुधार देते हैं। दैट इज अमेंडमेंट, दैट इज मृदा संशोधन। और बात करते हैं एल्कलाइन सॉइल के लिए, कहीं ना कहीं जिप्सम होता है, और कहीं ना कहीं चूना किसके लिए होता है, एसिडिक सॉइल्स के लिए होता है। अरे किसके लिए होता है, एसिडिक सॉइल्स, मतलब बात करते हैं अम्लीय मृदाओं के लिए।
अरे किसके लिए होता है बेटा? अम्लीय मृदाओं के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? अम्लीय मृदाओं के लिए होता है। इसके बाद में देखिएगा न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व आते हैं। क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व आते हैं। पोषक तत्व वह रासायनिक तत्व होता है। पोषक तत्व क्या होता है? वह रासायनिक तत्व होता है जो कि पौधों की वृद्धि, विकास, प्रजनन जैसी जीवन की क्रियाओं के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। मतलब पोषक तत्व एक रासायनिक केमिकल क्या है? केमिकल एलिमेंट है। और ये केमिकल एलिमेंट क्या करता है? पौधों की वृद्धि, विकास, प्रजनन में सहायक होता है। मतलब ये क्या है बेटा? ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस कह सकते हो, केमिकल एलिमेंट कह सकते हो, जो कि क्या करता है? कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ, इसके साथ में ही बात करते हैं रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। NPK, CAMGS, CAMGS, इसके साथ में फेमनकू, फेमनकू, जन्मो बक्कल निकल, जन्मो बक्कल निकल, और इसके साथ में ही क्या आ जाएगा? अरे इसके साथ में क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा। तो ये 17 पोषक तत्व हो गए। ये 17 पोषक तत्व हो चुके हैं। जल्दी से याद कीजिएगा। फे मनकू जन्मो बकल निकल, फे मनकू जन्मो बकल निकल मतलब बात करते हैं फेरिक, और इसके साथ में मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन और निकल आ जाएगा। CHO बात करते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व है। NPK प्राथमिक पोषक तत्व है। CAMGS ये क्या होते हैं? द्वितीयक पोषक तत्व है। तो बेटा इसी के साथ में आप न्यूट्रिएंट को याद कीजिएगा। फिर इसके बाद में अपन चलेंगे चैलेट्स की ओर, और 1 मिनट का ब्रेक है बेटा, पानी वगैरह पी लीजिए, फिर इसके बाद में चलेंगे आगे की ओर।
देखिएगा बेटा, अब अपन चलते हैं आगे की ओर कि सर बीच बीच में कहां पर चले जाते हो बेटा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आ जाता है, तो इसके लिए डिस्टरबेंस के लिए वेरी वेरी सॉरी। इसके बाद में अपन चले आगे की ओर। आगे अपन बात करेंगे न्यूट्रिएंट याद हो गए क्या 17? अरे 17 पोषक तत्व याद हो गए क्या? गीत गाने लग जाते कहीं तो कि पोषक तत्व ये होता है फैमन को जन्मो बकल निकल CHO NPK CAMGS। इसके साथ में देखिएगा बात करते हैं चेलेट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे बेटा। चेलेट के बारे में बात करेंगे। चेलेट अपन बात करते हैं। चेलेट में पहले भी एक बार शायद बता चुका हूं आपको एक क्लास के माध्यम से, और वही चेलेट होता है कि एक प्रकार का यौगिक होता है जिसमें किसी धातु आयन को एक जैविक अणु से बांध दिया जाता है। कोई धातु अणु होता है और इस धातु अणु को एक जैविक अणु से क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और जिसे वह धातु घुलनशील और पौधों द्वारा आसानी से ग्रहण करने योग्य बन जाती है, मतलब उसको आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। दैट इज ये चेलेट होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं फेरिक ADTA हो जाएगा, इसके साथ में ही जिंक हो जाएगा, मतलब ये क्या होते हैं, इसके साथ में इस यौगिक के साथ में जैविक अणु के साथ में जोड़ने के बाद में अब प्लांट इसको आसानी से ग्रहण कर लेगा कि अब मैं इसको क्या कर लूंगा, ग्रहण कर लूंगा। तो ये क्या होता है, चेलेट क्या होते हैं, वह यौगिक होता है जिसमें क्या होता है किसी धातु आयन को एक जैविक अणु से बांध देते हैं, धातु आयन को जैविक अणु से बांध देंगे और इसके द्वारा जो बनेगा वो चेलेट बनेगा। वो क्या बनेगा बेटा, सेलेट बनेगा। अरे क्या बनेगा, सेलेट बनेगा। क्या बनेगा अरे बेटा, चेलेट बनेगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा चेलेट क्या होता है। इसके बाद में देखिएगा मेन्यूर। मेन्यूर की बात करते हैं बेटा, खाद। अरे क्या होती है, मेन्यूर क्या होती है, खाद की। सर खाद क्या होती है कि सर खाद क्या होती है बेटा, खाद की बात करते हैं पशुओं का जो अपशिष्ट होता है, पशुओं का जो अपशिष्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेन्यूर बोलते हैं। देखिएगा बात करते हैं, यह क्या होता है, अर्ध विघटित क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। पशुओं का मल भी हो सकता है, इसके साथ में फसलों का भी अवशेष हो सकता है। पशुओं व फसलों का अवशेष हो सकता है, अन्य जैविक पदार्थों से बनता है। किससे बनता है, जैविक पदार्थों से। अरे किससे बनता है, किसी को बताना मत, जैविक पदार्थों से बनता है। और मृदा में पोषक तत्वों और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है। बेटा अगर अपन मेन्यू डालते हैं, बेटा आप एक चीज बताओ, आपको क्या करते हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई चपाती वगैरह कोई जिमने का प्रोग्राम आ जाता है तो आपकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, आपका एक्टिवेट हो जाते हो। आप कैसे हो जाते हो, एक्टिवेट हो जाते हो। तो अपन बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के लिए जिमने का प्रोग्राम क्या है, जिमने का प्रोग्राम है कि मेन्यू डाल देते हैं अगर खेत में, तो वो क्या होता है, जिमने का प्रोग्राम होता है। तो मेन्यू डालते ही भाई साहब उनके एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं मेन्यूर हो जाएगा कि अर्ध विघटित क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। और कहीं ना कहीं ये चीजें होती है, क्या क्या होती है, पशुओं का मल और इसके साथ में ही फसल अवशेष और अन्य जैविक पदार्थ होते हैं। ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीवों की अपघटित हो गए, मतलब इनका अपघटन होगा सूक्ष्म जीवों के द्वारा, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे मर्दा क्या करेगी, मर्दा कहीं ना कहीं पौधे को न्यूट्रिएंट देते रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, मेन्योर होते हैं। जैसे कि FOM की बात करते हैं, कंपोस्ट की बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं। फिर आता है इंडिकेटर प्लांट। क्या आता है, इंडिकेटर प्लांट है। इंडिकेटर की बात करते हैं, सूचक जो सूचना देता है कि भाई साहब जिंक सूचना दे रहा है, जिंक सूचना दे रहा है, अरे भाई साहब सॉरी, जिंक सूचना नहीं दे रहा है, धान सूचना दे रहा है, पैडी सूचना दे रहा है। अरे कौन दे रहा है, धान या पैडी सूचना दे रहा है। पैडी क्या सूचना दे रहा है, अरे जिंक की कमी हो गई, अरे जिंक की कमी हो गई, अरे जिंक की कमी हो गई। तो वो कौन सूचना देगा, वो धान सूचना देगा। तो धान को इंडिकेटर प्लांट कहेंगे। किसका कहेंगे, जिंक का कहेंगे। किसका कहेंगे, जिंक का कहेंगे। इंडिकेटर प्लांट सॉरी, धान को जिंक का इंडिकेटर प्लांट कह देंगे। ठीक है, देखो सूचक पौधे वो होते हैं जो कि किसी विशेष पोषक तत्व के प्रति विशेष लक्षण दर्शा देते हैं, कमी होते ही विशेष लक्षण दर्शा देंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं, जिंक की कमी से क्या हो जाता है, धान में खेरा रोग हो जाता है। तो जिंक की कमी को कौन दर्शा देता है, धान दर्शा देता है। मक्का की डेफिशिएंसी का जो है, सॉरी मक्का कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को दर्शा देता है। सुगर बीट की बात करते हैं और कहीं ना कहीं चुकंदर की बात करते हैं, सॉरी चुकंदर की बात करते हैं, बोरॉन डिफिशियंसी को क्या कर देता है, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देता है। ये किसको बता देता है, बोरॉन की डेफिशिएंसी को बता देता है, बोरॉन की डेफिशिएंसी को बता देता है। अरे किसको बता देता है,
बोरोन की डेफिशिएंसी को कहीं ना कहीं बता देता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिकेटर प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इंडिकेटर प्लांट हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आईएनएम। आईएनएम की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो जाएगा। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। क्या हो जाएगा, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन हो जाएगा। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मैंने कहा था आपको कि अपने पास में जैसे न्यूट्रिएंट देने के जितने भी मेथड्स है, जैसे कि अपन बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर है, वर्मी कंपोस्ट है, इसके साथ में कंपोस्ट है, इसके साथ में फर्टिलाइजर है, इन सभी का इस प्रकार से प्रयोग करना ताकि मर्दा के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक नहीं प्रभाव पड़े और पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े, मानव स्वास्थ्य पर और इसके साथ में ही पारिस्थितिकी संतुलन पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव न पड़कर कहीं ना कहीं उपज पर कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव न पड़कर कहीं ना कहीं अपना उत्पादन हो जाता है। तो इसको कहते हैं कहीं ना कहीं आईएनएम। ये मैंने डिटेल से बता दिया। शॉर्टली बताऊं तो बेटा, अपनी उपज बनी रहे, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे और इस प्रकार से अगर न्यूट्रिएंट देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आईएनएम कहते हैं। आईएनएम की बात करते हैं तो बेटा जैसे कि बात करते हैं अपन कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, अपन कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, कोई भी उर्वरक दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक नहीं होना चाहिए। हानिकारक की बात करें, वो मृदा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, जैसे केमिकल के प्रयोग करते हैं तो केमिकल क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो केमिकल की निर्भरता पर कम करने, केमिकल की निर्भरता कम करने के लिए आईएनएम मेथड होता है। एक आधुनिक टेक्निक है कहीं ना कहीं, किसकी है, ये पोषक तत्व अवेलेबल करवाने की टेक्निक है। तो देखिएगा, आईएनएम का अर्थ होता है कि रासायनिक उर्वरकों, जैविक खादों और जैव उर्वरकों का संतुलित और कहीं ना कहीं समन्वित प्रयोग करना और मृदा की उर्वरता बनाए रखना और फसल उत्पादन को दीर्घकाल तक क्या करना, अच्छे स्तर पर बनाए रखना। क्या करना, अच्छे स्तर पर बनाए रखना। तो ये क्या होता है, आईएनएम होता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन होता है। इसके बाद में देखिएगा एसटीसीआर आती है। क्या आती है बेटा, एसटीसीआर आती है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। क्या होती है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स है। आप ये क्या है बेटा, ये एसटीसीआर अप्रोच है न्यूट्रिएंट देने की, ये कहीं ना कहीं पोषक तत्व देने की अप्रोच है, पोषक तत्व देने की अप्रोच है। अरे क्या है बेटा, पोषक तत्व देने की अप्रोच है। क्या अप्रोच है, कहीं ना कहीं एसटीसीआर है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। क्या हो जाएगा, सॉइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स हो जाएगा। इसकी अपन बात करते हैं तो एसटीसीआर एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें कहीं ना कहीं उर्वरकों की सिफारिश, मृदा परीक्षण रिपोर्ट और इसके साथ में फसल की आवश्यकता लक्षित उपज के आधार पर की जाती है और कहीं ना कहीं यह पोषक तत्व के सटीक और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती है। अब ध्यान से समझ लेना, ये तो होगी रटी रटाई डेफिनेशन। अब मैं आपको समझा देता हूँ, एस टी को अलग कर लो और सी आर को अलग कर लो। एस टी क्या होता है, सोइल टेस्ट। भाई साहब पहला तो सोइल टेस्ट करके आप क्या दो, सोइल टेस्ट करके ही आपको क्या करना है, न्यूट्रिएंट देना है। सोइल का टेस्ट करके ही न्यूट्रिएंट देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा, सोइल टेस्ट हो गया। इसके बाद में आता है क्रॉप रेस्पॉन्स। क्या हो जाएगा, क्रॉप रेस्पॉन्स हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो क्रॉप का रेस्पॉन्स देखकर, कहीं ना कहीं कोई फसल है तो फसल का रेस्पॉन्स देखकर, फसल का रेस्पॉन्स देखकर ही अपने को न्यूट्रिएंट देना है कि ये फसल कहीं ना कहीं डिमांड कर रही है कोई न्यूट्रिएंट की, तो अपने को क्या देना है, अपने को कहीं ना कहीं कोई न्यूट्रिएंट देना है। ठीक है, तो उसके आधार पर, सोइल टेस्ट के आधार पर और कहीं ना कहीं क्रॉप रेस्पॉन्स के आधार पर अपन क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं। क्या देते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट देते हैं, कहीं ना कहीं पोषक तत्व देते हैं। अरे क्या देते हैं बेटा, पोषक तत्व देते हैं। अरे क्या देते हैं बेटा, पोषक तत्व देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एसटीसीआर अप्रोच हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, एसटीसीआर अप्रोच हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आता है वर्मी वॉश। क्या होता है बेटा, वर्मी वॉश होता है, ध्यान से समझ लेना। ऊपर क्या होता है, पानी की मटकी होती है, ऊपर क्या होगी, पानी की मटकी होगी। इधर क्या होगा, केचुए की खाद होगी जिसमें केचुआ भी होगा और खाद भी होगा। ठीक है, केचुए भी होंगे, खाद भी होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कोई बर्तन होगा, ठीक है, और ये धरातल आ गई। ठीक है, अब यहाँ से पानी की बूंद गिरेगी, यहाँ से पानी की बूंद गिरेगी और ये बूंद आएगी भाई साहब कहाँ पर, ये कहीं ना कहीं इसमें आएगी, ये इस खाद पर गिरेगी, केचुआ पर गिरेगी, केचुआ पर गिरेगी, केचुए की खाद पर ये बूंदे गिरेगी, ये बूंदे गिरेगी। तो यहाँ पर रिसकर, यहाँ से बूंदे रिसकर क्या होगी, नीचे की ओर आएगी। यहाँ पर बूंदे बूंदे होकर भाई साहब भरने लगेगा,
भाई साहब क्या होने लगेगा, ये नीचे वाला बर्तन भरने लगेगा, तो इसको कहते हैं वर्मी वॉश। मतलब वर्मी की बात करते हैं केचुओ, केचुओं को और केचुए की खाद को धुलने के बाद में जो पानी प्राप्त होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वो नॉर्मल पानी नहीं होता, उसको वर्मी वॉश कहते हैं, उसको वर्मी वॉश कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, उसको वर्मी वॉश कहते हैं। केचुओं की धुलाई के बाद में प्राप्त होता है, केचुओं की धुलाई के बाद में प्राप्त होता है, उसको वर्मी वॉश कहते हैं। केचुओं की धुलाई के बाद में, केचुए की धुलाई के बाद में प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, वर्मी वॉश कहते हैं। अरे उसको क्या कहते हैं, वर्मी वॉश कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, वर्मी वॉश कहते हैं। वर्मी वॉश ये क्या है, द्रव्य लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है, जो कहीं ना कहीं वर्मी कंपोस्ट की इकाई से प्राप्त होता है। और पौधवर्धी हार्मोन, सूक्ष्म पोषक तत्व लाभकारी सूक्ष्म जीवों से क्या होता है, भरपूर होता है। और इसका फिर क्या किया जाता है, कोई भी अपना प्लांट होता है, प्लांट का फोलियर स्प्रे, मतलब उसका जो ऊपर वाला भाग है ना, उस ऊपर वाले भाग पर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, फोलियर स्प्रे किया जाता है। अरे क्या किया जाता है, पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। पत्तियों पर क्या किया जाता है, अरे बेटा पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। अरे क्या किया जाता है, पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्मी वॉश हो जाएगा। फिर इसके बाद में आ जाता है वही मास फ्लो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रस्थान होना, दैट इज डिफ्यूजन, विसरण बोलते हैं। देखिएगा सामूहिक, मतलब बात करते हैं मास फ्लो क्या होता है, मास फ्लो की बात करते हैं जिसमें पोषक तत्व पानी में घुलकर, जिसमें पोषक तत्व पानी में घुलकर पानी के साथ में जड़ों की ओर प्रभावित होते हैं। ये क्या होते हैं, पानी के साथ में घुलकर जाते हैं, तो इसको मास फ्लो कहते हैं। पानी के साथ में घुलकर ये जड़ों तक चले जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, मास फ्लो कहेंगे। अरे क्या कहेंगे, मास फ्लो कहेंगे। पर अपन बात करते हैं जैसे कि नाइट्रेट हो गया और कैल्शियम हो गया, अपन बात करते हैं कि ये प्राकृतिक, मतलब अपन बात करते हैं नेचुरली प्रोसेस है, जिसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर धीरे धीरे पोषक तत्व चलते हैं। धीरे धीरे क्या चलते हैं, पोषक तत्व चलते हैं, जैसे कि फास्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप पोषक तत्व आएंगे, तो इनको डिफ्यूजन कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं पोषक तत्वों को अवेलेबल होते हैं। अरे क्या होते हैं, पोषक तत्वों को अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अपने पास में कहीं ना कहीं हो गया मास फ्लो और डिफ्यूजन। क्या हो गया बेटा, मास फ्लो और डिफ्यूजन हो गया। लास्ट अपने आता है बेटा, अपन बात करते हैं सी एंड रेशियो। क्या आता है, सी एंड रेशियो, कार्बन रेशियो, कार्बन रेशियो, कार्बन रेशियो नाइट्रोजन, कार्बन रेशियो नाइट्रोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन रेशियो नाइट्रोजन, कार्बन अनुपात नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन अनुपात नाइट्रोजन हो जाएगा, तो इसको कार्बन रेशियो नाइट्रोजन कहते हैं। तो देखिएगा बात करते हैं CN रेशियो, कहीं ना कहीं जैविक पदार्थ में उपस्थित कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा का अनुपात होता है। कोई भी जैविक पदार्थ है, उस जैविक पदार्थ में कार्बन भी है और कहीं ना कहीं नाइट्रोजन भी है। कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है, कार्बन और इसके साथ में नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है, कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है, जो रेशियो है, उसी को अपन क्या कहेंगे बेटा, उसी को अपन कार्बन रेशियो नाइट्रोजन कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, कार्बन रेशियो नाइट्रोजन कहेंगे। तो देखिएगा बात करते हैं इसमें आइडल कितना होता है, मतलब डिकम्पोजिशन, अपने को अपघटन के लिए कोई भी जैविक पदार्थ का कितना होना चाहिए बेटा, अपन बात करते हैं 24:1 होना चाहिए। इसके साथ में हाई जो होता है, मतलब सबसे ज्यादा अपन बात करते हैं अधिक कार्बन अनुपात नाइट्रोजन रेशियो, जैसे कि अपन बात करते हैं स्ट्रा, उसका क्या होता है बेटा, उसका कहीं ना कहीं स्लो डिकम्पोजिशन होता है। और लो होता है, अगर कार्बन अनुपात नाइट्रोजन रेशियो ज्यादा कम होता है, तो बेटा उसका जल्दी से सॉरी उसका क्या होता है, जल्दी से क्या होता है, जल्दी से कहीं ना कहीं क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, जल्दी से क्या होता है बेटा, अपघटन होता है। अरे जल्दी से क्या होता है, अपघटन होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, लो कार्बन अनुपात नाइट्रोजन रेशियो होता है। मतलब बात करते हैं कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है लो, अगर तो लो होता है तो बेटा उसमें क्या होता है, फास्ट डिकम्पोजिशन, मतलब उसका अपघटन क्या होता है, तेजी से होता है। क्या होता है बेटा, अपघटन की बात करते हैं तो अपघटन क्या होता है, तेजी से होता है। और अगर क्या होता है, अगर कार्बन अनुपात नाइट्रोजन क्या है बेटा,
कि रेशियो अधिक है तो जो अपघटन है, जो बात करते हैं डिकम्पोजिशन है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्लो होता है। वो क्या होता है बेटा, स्लो होता है। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है मैन्यूर और फर्टिलाइजर में अंतर आ जाएगा। अरे किस में आ जाएगा, मैन्यूर और फर्टिलाइजर में अंतर आ जाएगा, मतलब खाद और उर्वरक में। खाद और उर्वरक में क्या आ जाएगा बेटा, अंतर आ जाएगा। अरे किस में आ जाएगा, खाद और उर्वरक में अंतर आ जाएगा कि खाद क्या होती है और इसके साथ में उर्वरक क्या होता है। खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होता है, तो देखो खाद क्या होती है, पौधों और पशुओं के अपशिष्ट से प्राप्त जैविक पदार्थ क्या होता है, कहीं ना कहीं बात करते हैं पौधों और पशुओं के अपशिष्ट से प्राप्त जैविक पदार्थ क्या होता है, प्राप्त जैविक पदार्थ होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, कोई भी अपन बात करते हैं पौधों और पशुओं के अपशिष्ट से प्राप्त जो जैविक पदार्थ है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, मेन्यूर होता है। वो कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, मेन्यूर होता है। अपन बात करते हैं पौधों और पशुओं के अपशिष्ट से प्राप्त जो जैविक पदार्थ होता है, मतलब कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं जो पौधे होते हैं और जो पशु होते हैं उनसे मतलब जैविक पदार्थ प्राप्त होता है, उसको अपन मेन्यूर कहते हैं। और जो कारखानों में तैयार होता है, जो कहीं ना कहीं कार्बनिक और अकार्बनिक, ज्यादातर क्या होता है अकार्बनिक होते हैं, ये कार्बनिक होता है, ये क्या होता है, ये ज्यादातर कोई अपवाद के रूप में कार्बनिक मिलता है और बाकी सारे क्या होते हैं बेटा, सारे अपने पास में अकार्बनिक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कारखानों में तैयार होते हैं और ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, केमिकल होते हैं और ये कहीं ना कहीं जैविक होते हैं। इसके बाद में देखिएगा, इनमें बात करते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पोषक तत्व की मात्रा की बात करते हैं। पोषक तत्व मात्रा की बात करते हैं तो पोषक तत्व मात्रा इनमें क्या होता है, लो मतलब बात करते हैं कम, और क्या होता है वेरिएबल, मतलब चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है बेटा, चेंज होता रहता है। और इसके साथ में लो की बात करते हैं, कम रहता है और वेरिएबल रहता है, कम रहता है और वेरिएबल रहता है। इसके साथ में ये हाई रहता है और स्पेसिफिक रहता है। एक तो हाई रहता है और एक क्या रहता है, स्पेसिफिक रहता है। क्या रहता है, हाई रहता है, इसके साथ में स्पेसिफिक रहता है। इसके साथ में ही बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो अपघटन के द्वारा कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से तैयार, कहीं ना कहीं बात करते हैं अपघटन के द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक रूप से तैयार होता है। खाद की बात करते हैं डिकम्पोजिशन होता है, इसको मृदा वगैरह में डालने के बाद में या कंपोस्ट बनाते हैं, एफआईएम बनाते हैं, तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं अपघटन करने के बाद में तैयार होता है। ये कहीं ना कहीं उद्योगों में, कारखानों में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं अभी, जैसे कि बात करते हैं अभी जो अपने हैं जो कृषि मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा जी, उन्होंने कहीं ना कहीं जो बात करते हैं नकली बन रहा था पूरा डीएपी एसएसपी सब कुछ नकली बन रहा था, वो अभी हाल ही में पकड़ा भी था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कहीं ना कहीं मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मृदा की बनावट, जल धारण क्षमता और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है। इसके साथ में तुरंत पोषण देता है परंतु दीर्घ काल में कहीं ना कहीं मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पोषक तत्व तो तुरंत दे देगा पर इसके बाद में मृदा को प्रभावित करेगा। तभी तो आईएनएम अपना रहे थे कि पहले इसको नहीं देंगे, पहले इसको देंगे, हरी खाद देंगे, कंपोस्ट देंगे, वर्मी कंपोस्ट देंगे, लास्ट में जरूरत पड़ेगी तब देंगे इसको। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है खाद और इसके साथ में कंपोस्ट और इसके साथ में ही बात करते हैं केचुआ, और इसके साथ में इधर क्या होता है यूरिया डीएपी और एसएसपी एमओपी, ये हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं लाभदायक होता है मृदा स्वास्थ्य के लिए और ये क्या होता है बेटा, हानिकारक होता है मृदा स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, लगातार प्रयोग करते रहते हैं, अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करते रहते हैं तो मृदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा नेक्स्ट अंतर। नेक्स्ट अंतर आता है एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक क्या होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। ये बेटा प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है। ये क्या करता है, इसकी ये रूट्स है, ये क्या है बेटा, यहाँ पर ऐसे समझ लो कि रूट्स है। ये रूट्स के द्वारा क्या करता है, बिना किसी ऊर्जा, बिना किसी ऊर्जा के, जैसे कि डिफ्यूजन के द्वारा, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कहीं ना कहीं बिना किसी एनर्जी के अगर ये न्यूट्रिएंट ग्रहण कर लेता है तो उसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सॉरी पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, बिना किसी एनर्जी के। पर अगर ये एनर्जी के साथ में किसी एनर्जी के द्वारा ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाता है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट लेता है, तो उसको एक्टिव, मतलब जिसमें ऊर्जा लगती है उसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा नहीं लगती है उसको पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जिसमें ऊर्जा लगेगी उसको एक्टिव कहेंगे, जिसमें ऊर्जा नहीं लगेगी उसको पैसिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो देखिएगा, बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन और इसके साथ में पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें क्या होती है, ऊर्जा एटीपी खर्च करके पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। मतलब क्या होता है, पहले ऊर्जा लगानी पड़ेगी उसके बाद में पोषक तत्व मिलेंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं,
एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। पैसिव का मतलब क्या होता है, बिना ऊर्जा के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, बिना किसी ऊर्जा के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, तो इसको क्या कहते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, मतलब निष्क्रिय अवशोषण होता है। अरे कैसे होता है, निष्क्रिय अवशोषण होता है। इसके बाद में आता है एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म की ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मेटाबॉलिज्म में ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और कहीं ना कहीं इसमें ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं होती, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें होती है। कहीं ना कहीं डायरेक्शन की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन के सांद्रता के विपरीत भी होता है। मतलब ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता के साथ, क्योंकि ऊर्जा चाहिए भाई साहब। अपन बात करते हैं, कोई ढलान है, कोई ये सड़क है, इसमें ढलान है, यहाँ पर कोई साधन है, तो भाई साहब इसको कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, ऐसा कैसे आ जाएगा। पर इधर से कोई जाएगा तो भाई साहब उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये इधर से उधर भी चला जाता है, लो से लेकर कहीं ना कहीं हाई की ओर चला जाता है। ये कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं हाई से लो कंसंट्रेशन की से कंसंट्रेशन की ओर आता है। इसके बाद में आता है, ये सामान्यतः धीमी प्रोसेस होती है, और ये अनुकूल परिस्थितियां, अगर क्या होता है ढलान ज्यादा होगी तो साधन जल्दी से आएगा, मतलब क्या होगी, अगर सांद्रता ज्यादा है और इधर कम है तो भाई साहब भग के आएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, तेज होता है। इसके साथ में प्रोटीन पंप के द्वारा आयनों का परिवहन होता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा और ऑस्मोसिस के द्वारा, इनके द्वारा क्या होता है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, अरे न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट कहीं ना कहीं जाता है। अरे क्या जाता है, न्यूट्रिएंट जाता है। तो यहाँ तक सभी साथियों के क्लियर हो गया क्या, यहाँ तक सभी साथियों के क्लियर हो गया क्या, बता दीजिएगा एक बार, बता दीजिएगा, बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है व्हाट इज द वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस एंड कैरियर ऑफ अर्थवर्म ड्यूरिंग कंपोस्टिंग। मतलब बात करते हैं सबसे पहले अपने को वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, और इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, और इसके साथ में ही वर्मी कंपोस्ट की प्रोसेस बतानी है। और कैरियर की बात करते हैं, देखभाल, अरे क्या आ जाएगा बेटा, देखभाल, देखभाल की बात करते हैं कि अपन केचुए की देखभाल किस प्रकार से करते हैं, अपन केचुए की देखभाल किस प्रकार से करते हैं वो आ जाएगा। तो देखो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है बेटा, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जैविक कचरा होता है बेटा, जैविक कचरा होता है, उस जैविक कचरे को केचुए की सहायता से खाद में बदल दिया जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल दिया जाता है। यह पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है, और कहीं ना कहीं जैविक कचरा का भी क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से समझना कि इसमें क्या होता है, ये कहीं ना कहीं केचुए के द्वारा जो जैविक कचरा होता है उसको बदल दिया जाता है। केचुआ जैविक कचरे को उच्च पोषक तत्व से भरपूर वाली या भरपूरता वाली खाद में परिवर्तित कर देता है, तो उसको अपन वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। और इसके एक और फायदा है कि जो जैविक कचरा है उसका रिसाइकलिंग नहीं हो रहा था, तो उसका रिसाइकलिंग भी केचुआ क्या कर देता है, मतलब उसको खाकर एक उत्पादित कर दिया, एक उत्पादित बढ़िया न्यूट्रिएंट वाली खाद में उसको परिवर्तन कर दिया, तो उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं उस खाद को। और वर्मी कंपोस्टिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो देखो जिसमें केचुए की सहायता से जैविक कचरे को पोषक तत्व से भरपूर वाली खाद में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए अनुकूल जो जैविक कचरा है वो भी क्या हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। अरे क्या हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फॉर्मेशन की प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहले एक बढ़िया सी साइट का सिलेक्शन कर लो, वरना केचुए क्या है बेटा, जीव है। अरे केचुए क्या है, जीव है, तो इन जीवों को हर जगह पर ही तो अपन यूटिलाइज नहीं कर सकते, इन जीवों को हर जगह पर ही तो रख नहीं सकते, तो इनको रखने के लिए एक बढ़िया साइट का, एक बढ़िया स्थान का अपने को चुनाव करना पड़ेगा। तो देखिएगा बात करते हैं, छाया वाला और नम और अच्छी हवा वाला स्थान चूज करना है। क्या करना है, कहीं ना कहीं छाया वाला, अच्छा और अच्छी हवा वाला, ताकि केचुए क्या कर सके, वहां पर अच्छे से रह सके, ये सेलेक्ट करना है अपने को स्थान।
इसके बाद में आता है प्रिपरेशन ऑफ बेड, मतलब अपन वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएंगे तो उसमें पहले कचरा, जैविक कचरा डालेंगे। जैविक कचरा कैसे, कहां पर डालेंगे, छाया वाले नम स्थान पर और अच्छी हवा वाले स्थान पर एक बेड लगा देंगे, इसमें कचरा वगैरह डाल दिया। कचरा डालने के बाद में क्या होंगे, इसमें कहीं ना कहीं ये अपन ने डाल दिया, ठीक है, साइड का सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद में केचुए का चयन करेंगे कि कौन सा अपने को केचुआ, मेनली जो राजस्थान में आइसिनिया फोइटिडा, तो आइसिनिया फोइटिडा को अपन केचुए को छोड़ देते हैं, इस बेड में छोड़ दिया। अभी नेचुरल तरीके से अपन टाइम टू टाइम क्या देते रहेंगे, नमी देते रहेंगे, और इससे क्या होगा, इससे ये जो केचुए अपन ने यहाँ पर छोड़ दिए ये उसको खाएंगे, पहले खाएंगे और अपशिष्ट के द्वारा बाहर निकाल देंगे, खाएंगे अपशिष्ट के द्वारा बाहर निकाल देंगे, खाएंगे अपशिष्ट के द्वारा बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाती है, वर्मी कंपोस्ट बन जाती है, तैयार हो जाती है। अगर पूरे कचरे को खाकर बाहर निकाल देते हैं एक बार तो वो क्या हो जाती है, वर्मी कंपोस्ट हो जाती है। फिर अपन केचुए का क्या कर लिया, कहीं ना कहीं चयन कर लिया। अब ये क्या कर देंगे, ये कहीं ना कहीं खाद को खाएंगे और खाकर क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, खाकर क्या कर देंगे, अपशिष्ट निकाल देंगे, खाकर अपशिष्ट निकाल देंगे। उस अपशिष्ट को, केचुए को अलग कर देंगे, केचुए को अलग कर देंगे, और उस अपशिष्ट को तैयार होने के बाद में खाकर वो बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में तैयार होने के बाद में अपन क्या कर देंगे, खेत में डाल देंगे, केचुए से दूसरी बेड में डाल देंगे, केचुओं को दूसरी बेड में डाल देंगे। तो बेटा ये क्या होती है, प्रोसेस होती है केचुए की खाद बनाने की। किसकी होती है। फिर आता है कि अर्थवर्म की केयर कैसे करें, तो 60 से 70% तो नमी बनाए रखो भाई साहब, 60 से 70% तो क्या रखनी है, नमी रखनी है। नमी नहीं रखोगे तो भाई साहब केचुए नष्ट हो जाएंगे, केचुए नष्ट हो जाएंगे तो वो खाएगा कौन, उनसे जो रिच न्यूट्रिएंट वाली जो खाद बनाते हैं वो खाद कौन बनाएगा। तो सबसे पहले नमी कितनी रखनी है, 60 से 70% रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं टेम्परेचर कितना रखना है, 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। सीधे सूर्य का प्रकाश और जल भराव से बचना है, मतलब जल भी ज्यादा भरा हुआ नहीं रहना चाहिए और सीधा सूर्य का प्रकाश भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में चींटियों और चूहों और पक्षियों से भी उस बेड की, उन केचुए की सुरक्षा होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आता है बेटा, कई बार जैसे कि अपन बात करते हैं उसको हवादार बनाए रखने के लिए, उस बेड को हवादार बनाए रखने के लिए उसको उल्टा भी जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको उल्टा भी जाता है। और फिर क्या कर देते हैं, वर्मी कंपोस्ट से केचुए को अलग कर लेंगे और खाद को अलग कर लेंगे, और 45 से 60 दिन में तैयार होता है, हो जाती है। 45 से 60 दिन में क्या हो जाती है बेटा, 45 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। अरे क्या हो जाती है, दिन में क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो 45 से 60 दिन में क्या हो जाएगी बेटा, तैयार हो जाएगी। अरे कितने दिनों में तैयार हो जाएगी, 45 से 60 दिनों में तैयार हो जाएगी। अरे कितनों दिनों में तैयार हो जाएगी, 45 से 60 दिनों में क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो ये क्या हो जाती है, वर्मी कंपोस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, वर्मी कंपोस्ट हो जाती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन मैन्यूरिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग से आप क्या समझते हो, और राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग। मतलब बात करते हैं जो हरी खाद अपन बनाते हैं, उस हरी खाद से आप क्या समझते हो, और हरी खाद के कहीं ना कहीं एडवांटेज बताने और डिसएडवांटेज बताने, मतलब इसके लाभ तो क्या है और कहीं ना कहीं इसके नुकसान क्या है। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे कि अपन ने कुछ सनई फसल ले ली, मेनली यही लेते हैं ज्यादातर, सनई ले ली, इसके साथ में अपन ने कोई डेचा फसल ले ली, या इसके साथ में और अपन एग्जांपल के साथ में ले तो अपनी कोई और फसल ले लो, कोई भी दलहनी फसल ले लो, वो अपन ने ले ली। वो अपन क्या कर देंगे, इस खेत में उगा देंगे। इस खेत में अपन ने क्या कर दिया, ग्रो कर दिया, ग्रो कर दिया, और इसकी पुष्पन अवस्था आ गई। कौन सी आ गई, पुष्पन अवस्था आ गई। मतलब बात करते हैं फ्लावरिंग स्टेज आ गई। कौन सी आ गई, पुष्पन अवस्था या फ्लावरिंग स्टेज आ गई। और फ्लावरिंग स्टेज पर क्या होगा, फ्लावरिंग स्टेज पर इसको क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं इसकी पलटाई कर देंगे, खेत में क्या कर देंगे, इसकी पलटाई कर देंगे। तो इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। समझ गए क्या। अब ये खाद के रूप में ही तो काम में आएगा, पलटाई कर देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगी, मृदा में मिल जाएगी, अपघटन हो जाएगा। अरे बात तो कर रहे थे कि जीवों के अवशेष से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और कार्बनिक पदार्थों से क्या मिलता है, इनका अपघटन होता है, तो न्यूट्रिएंट मिलते हैं प्लांट को, तो अपने आप क्या हो जाएगा, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हरी खाद कहते हैं। देखिएगा, ग्रीन मैन्यूरिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशेष फसलें, जैसे कि ग्रीन मैन्यूर फसलें कहा जाता है, सनई हो गया, डेचा हो गया, और उन्हें हरा भरा या फूल आने के बाद में, पुष्पन अवस्था के बाद में क्या करते हैं, मिट्टी में जोत देते हैं। मिट्टी में क्या कर देते हैं, उनकी जुताई कर देते हैं, और इससे कहीं ना कहीं मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ते हैं।
क्या बढ़ते हैं, पोषक तत्व बढ़ते हैं, और इसके साथ में कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, कहीं ना कहीं सुधरती है। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, अरे सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, कहीं ना कहीं बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। अरे क्या होती है बेटा, कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं मृदा की उर्वरता बढ़ती है। क्या होती है, मृदा की उर्वरता बढ़ती है, कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन मैन्यूरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ग्रीन मैन्यूरिंग हो जाएगा। ग्रीन मैन्यूरिंग की बात करते हैं, कोई भी फसलें हैं, फसलों की बात करते हैं, तो वो जब हरी पुष्पन अवस्था में आती है तो मिट्टी में जोत देते हैं, और मिट्टी में जुताई करने के बाद में क्या होते हैं, पोषक तत्व बढ़ते हैं, कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं इससे क्या हो जाता है, मृदा की उर्वरता, सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, सुधर जाती है। मृदा की जो फर्टिलिटी है, कहीं ना कहीं सोइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है बेटा, सुधर जाती है। इसके बाद में आता है एडवांटेज। क्या आता है बेटा, एडवांटेज आता है। एडवांटेज क्या क्या होते हैं, मतलब इसके लाभ क्या है। ग्रीन मेन्योर मतलब बात करते हैं हरी खाद। हरी खाद के लाभ क्या है, क्या है बेटा, हरी खाद के लाभ बताइएगा। हरी खाद के लाभ बताइएगा, कहीं ना कहीं कि क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी मतलब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मृदा की उर्वरता को क्या कर दिया जाता है, मृदा की उर्वरता को बढ़ने दिया जाता है। मृदा की उर्वरता को क्या करने दिया जाता है, बढ़ने दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ग्रीन मेन्योर फसलें कहीं ना कहीं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में जोड़ती है, और कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। अरे किसकी मात्रा बढ़ती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। तो इम्प्रूव्स फर्टिलिटी मतलब बात करते हैं, कहीं ना कहीं मृदा की उर्वरता बढ़ती है। मृदा की उर्वरता बढ़ती है। अरे क्या होती है, मृदा की उर्वरता बढ़ती है, किससे, इंप्रूव्स सोइल फर्टिलिटी। इसके बाद में आता है इनहेंस। इनहेंस ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है बेटा। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि अपन बात करते हैं जो अपने पेड़ पौधे हैं, जो अपन ने फसलें लगाई, फसलों को पुष्पन अवस्था में क्या कर देंगे, पुष्पन अवस्था में उनको खेत में पलट देंगे। अब खेत में पलट देंगे तो इससे क्या होगा बेटा, इससे कहीं ना कहीं मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा। मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा। अरे कौन सा पदार्थ बढ़ेगा, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा। अरे क्या बढ़ेगा, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा। इससे कहीं ना कहीं सोइल की स्ट्रक्चर मतलब मृदा की बनावट, इसके साथ में WHC वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके साथ में नेक्स्ट की बात करें, कंट्रोल वीड्स मतलब बात करते हैं बेटा, मिट्टी की सतह को ढककर अपन क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं खरपतवारों की वृद्धि रोक देते हैं। अरे अपन ने क्या कर दिया, बहुत गहन तरीके से, बहुत सघन तरीके से अपन ने क्या कर दी, कहीं ना कहीं फसल लगा दी ग्रीन मेन्यूर के लिए। अब अपन ने उसको क्या कर दिया, खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए, खरपतवार वृद्धि को रोकने के लिए, वृद्धि को कहीं ना कहीं रोकने के लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मृदा में पलटते हैं। मृदा में क्या करते हैं, पलटते हैं। अरे क्या करते हैं, मृदा में क्या करते हैं बेटा, पलटते हैं। अरे किसको पलटते हैं, कहीं ना कहीं अपन मृदा में पलट देते हैं। किसको पलट देते हैं, अपन कहीं ना कहीं उस फसल को पहले सघन लगाते, तो सघन लगाते तो खरपतवारों की वृद्धि रुक जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, खरपतवारों की वृद्धि रुक जाएगी। खरपतवार की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो देखिएगा इसमें फिर आता है अपने पास में इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली की बात करते हैं, कहीं ना कहीं रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम करती है, और कहीं ना कहीं स्थायी कृषि को बढ़ावा मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि अपन कोई केमिकल थोड़ा ना ले रहे, अपन तो सारे जो सब्सटेंस है वो क्या है, नेचुरल है, और कहीं ना कहीं इनसे क्या होती है, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, और कहीं ना कहीं स्थायी कृषि को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो ये क्या होती है बेटा, इको फ्रेंडली होती है। क्या होती है, इको फ्रेंडली होती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग। क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग आ जाएगा। मतलब बात करते हैं क्या क्या नुकसान होते हैं। अपन जो ग्रीन मैन्यूरिंग तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं हरी खाद तैयार करते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग मतलब बात करते हैं जिसको क्या कहते हैं बेटा, हरी खाद कहते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग मतलब बात करते हैं टाइम कंज्यूमिंग। पहला क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग मतलब ये क्या लेती है, मतलब समय लेती है। ये क्या लेती है, कहीं ना कहीं समय लेती है।
अरे क्या लेती है बेटा, ये कहीं ना कहीं पहली चीज हो जाएगी कि समय लेती है, समय कंज्यूम करती है, टाइम कंज्यूम करती है। क्या करती है बेटा, टाइम कंज्यूम करती है। अरे क्या करती है बेटा, टाइम कंज्यूम करती है। और कहीं ना कहीं फिर आ जाएगा यूजेज सोइल मॉइस्चर। क्या हो जाएगा, यूजेज सोइल मॉइस्चर, मतलब बात करते हैं इसमें क्या होता है, मिट्टी में क्या होती है, नमी खर्च करती है। क्या करती है, मिट्टी में नमी खर्च करती है, मतलब बात करते हैं मॉइस्चर, क्या हो जाएगी, मॉइस्चर को खर्च करती है। अरे क्या करती है, मॉइस्चर को कहीं ना कहीं क्या करती है, खर्च करती है, जिससे अगली फसल के लिए पानी की क्या हो जाता है, अगली फसल के लिए कहीं ना कहीं पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं यूजेज ऑफ सोइल मॉइस्चर। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा लेबर और लैंड रिक्वायर्ड की जरूरत होती है, और ये कहीं ना कहीं सभी सोइल के लिए सही नहीं है, ये सभी मृदाओं के लिए क्या नहीं है बेटा, उपयुक्त नहीं है। कौन, ग्रीन मैन्यूरिंग। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। व्हाट इज द डिस्कस न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, मतलब बात करते हैं न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जानते हो? न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी का मतलब होता है पोषक तत्वों की जो उपयोग की जो क्षमता है, मतलब जो दक्षता है, दक्षता की अपन बात करते हैं। समझना इधर ध्यान से, अपन ने 10 किलोग्राम नाइट्रोजन दिया, भाई सब किसको दिया, ये अपने 1 बीघा खेत था, 1 बीघा खेत था। इस 1 बीघा खेत में क्या दे दिया, इस 1 बीघा खेत में अपन ने कहीं ना कहीं 10 किलोग्राम क्या दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया। क्या दे दिया, 10 किलोग्राम कहीं ना कहीं नाइट्रोजन दे दिया। और 10 किलोग्राम नाइट्रोजन में से 5 किलोग्राम वो कंज्यूम कर पाता है, 5 किलोग्राम की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। 5 किलोग्राम वो क्या कर पाता है, कंज्यूम कर पाता है, 5 किलोग्राम की हानि हो जाती है। किसकी, 5 किलोग्राम की हानि हो जाती है। तो इसमें न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी क्या हुई, 50% हुई। क्या हुई, 50% हुई। तो इसको इंक्रीज अपन कैसे कर सकते हैं, अपने को तो ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपन जितना न्यूट्रिएंट देते हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी होता है, आईएनएम के बारे में मैंने समझा दिया था। तो देखो सबसे पहले पोषक तत्व उपयोग दक्षता का अर्थ होता है कि पौधों की वह क्षमता जिसे वे लगाए गए, मतलब अपन 10 किलोग्राम दे रहे हैं तो इसको लगाए गए पोषक तत्वों को प्रभावी ढंग से अवशोषित उपयोग करते हैं। मतलब 10 किलोग्राम लगाए तो 10 किलोग्राम से वो कितने प्रभावी तरीके से वो यूज करते हैं, दैट इज, ताकि वृद्धि और पैदावार बढ़ सके। ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी होता है। क्या होता है बेटा, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी होता है, पोषक तत्व उपयोग दक्षता होता है। क्या होता है बेटा, पोषक तत्व उपयोग दक्षता होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आईएनएम आता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। किस किस को पता है बेटा कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, बताइएगा। सभी साथी बताएंगे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है। अभी मैंने बताया था, मैं इसको रिपीट नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ओनली डेफिनेशन दी है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं दिया है। ताकि आप में से कौन कौन साथी बताता है, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। और इसके साथ में आपको ये क्लासेस कैसे लग रही है, क्या लग रही है, ये सारी चीजें आपको कमेंट भी करके बताना बेटा। ऐसे नहीं कि बिना कमेंट के बस ओनली वीडियो देख लिया और बस हो गया हमारा काम, नहीं बेटा, कमेंट करके भी आपको कहीं ना कहीं बताना। देखो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब आईएनएम क्या होता है। तो आईएनएम मैंने बता दिया था कि सतत कृषि पद्धति है, इसमें लगातार अपन क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हुए और उपज को बनाए रखते हुए जो खेती करते हैं, जो न्यूट्रिएंट रहते हैं, वो आईएनएम होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन ने पहले बात कर ली है शुरू में डेफिनेशन में, और ओनली डेफिनेशन है। अब इसके बाद में है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मतलब पोषक तत्व उपयोग दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कि अपन 10 किलोग्राम दे रहे हैं और 10 किलोग्राम से 5 किलोग्राम ही यूज हो रहा है। इसको प्रभावित कौन कर रहा है, ये 6 किलोग्राम क्यों नहीं हो जाता, ये 4 किलोग्राम क्यों हो जाता है, ये 3 क्यों हो जाता है, ये 5 क्यों हो जाता है, ये 8 क्यों हो जाता है, ये प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है इसमें सोइल की प्रॉपर्टीज। क्या आ जाएगी बेटा, सोइल की प्रॉपर्टीज आ जाएगी, मतलब मिट्टी की बनावट कैसी है, संरचना कैसी है, पीएच क्या है। अपन बात करते हैं बेटा, कोई पोषक तत्व दे दिया अपन ने, यूरिया दे दिया, और अम्लीय मृदा है, तो अम्लीय मृदा में अपन बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट वो ग्रहण नहीं कर पाता है। अपन बात करते हैं पोषक तत्व नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं उदासीन मृदाओं पर मिलती है। कहां पर मिलती है, उदासीन मृदाओं पर मिलती है। तो अपने को तो वो ग्रहण कर ही नहीं पाएगा,
पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो पीएच प्रभावित करती है, उनकी टेक्सचर, उनके स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें क्या करती है, प्रभावित करती है कि उसमें पोषक तत्व है भी या नहीं है। ठीक है, वो चीजें प्रभावित करती है। टाइप एंड सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब अपन किस प्रकार का, जैसे कि अपन ने यूरिया दे दिया, अब यूरिया थोड़े टाइम तक तो रहेगा और जैसे ही वर्षा होगी तो लीच आउट हो जाएगा, मतलब उसकी लीचिंग हो जाएगी, तो वो भी प्रभावित करता है कि वो किस प्रकार का फर्टिलाइजर है। इसके बाद में आता मेथड एंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मतलब अपन किस समय पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि वर्षा आने वाली है, वर्षा आने से 1 घंटे पहले कर दिया, अब वो प्लांट ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, कौन से मेथड से, अपने को छिटकवा विधि से देना था, अपन ने उसकी क्या कर दी, बुआई कर दी, मरना में दे दिया। फोलियर स्प्रे करना था, अपन ने जड़ों में दे दिया। तो बेटा ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये कहीं ना कहीं मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ये भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्रॉप की टाइप क्या है, मतलब कौन सी फसल है और कौन सी उसकी वेराइटी है, ये भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं कारक। इसके बाद में आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर है, रेनफेल है, ह्यूमिडिटी है, सनलाइट है, ये भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को, मतलब पोषक तत्व की जो उपयोग दक्षता है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके साथ में ही आगे बात करते हैं सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब बात करते हैं मृदा सूक्ष्मजीव क्रियाशीलता, बात करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट साइकिल में अच्छे से पोषक तत्व मिलता रहेगा, न्यूट्रिएंट का साइकिल बनाते रहेंगे, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव भी प्रभावित करते हैं। न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं कि एक पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है तो दूसरे की घट जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रभावित करता है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, मतलब उनको एक संतुलित मात्रा में अपने को देना है। इसके बाद में आता है सोइल मॉइस्चर, आपको पता है कि अपन बात करते हैं पोषक तत्व हमेशा घोल के रूप में जड़ ग्रहण करती है, घोल के रूप में प्लांट या जड़ ग्रहण करती है, और अपन बात करते हैं कि जो पौधा होता है, पौधा हमेशा घोल के रूप में पोषक तत्व लेता है, और कहीं ना कहीं घोल किससे बनता है, घोल कहीं ना कहीं जल, घोल कहीं ना कहीं जल और इसके साथ में न्यूट्रिएंट पोषक तत्व से लेता है। अरे किससे लेता है, पोषक तत्व से लेता है। अरे किससे लेता है बेटा, पोषक तत्व से लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, सोइल मॉइस्चर, मतलब सोइल मॉइस्चर भी क्या करती है, प्रभावित करती है। सोइल मॉइस्चर भी क्या करती है, प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है बेटा, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को, पोषक तत्व उपयोग दक्षता को क्या करती है, प्रभावित करती है। अरे किसको प्रभावित करती है, पोषक तत्व उपयोग दक्षता को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद में है व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एनपीके का रोल और डेफिशिएंसी बता दो, और इसके साथ में क्राइटेरिया क्या होता है, एसेंशियलिटी का, मतलब बात करते हैं अपन ने पोषक तत्व, अपने को पता है पोषक तत्व, जो आवश्यक पोषक तत्व है वो आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं बेटा, वो आवश्यक पोषक तत्व कहीं ना कहीं 17 होते हैं। कितने होते हैं, 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और 17 आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इनको आवश्यक इनको ही क्यों माना, पोषक तत्व तो और भी बहुत सारे थे, इनको आवश्यक पोषक तत्व क्यों माना, इसका एक आधार है। इसका क्या है बेटा, एक आधार है, इसकी एक कसौटी है जो कि आर्नन और स्टाउट ने दी। और सबसे पहले बात करते हैं नेसेसरी फॉर प्लांट है, मतलब अगर अपन बात करते हैं कि जो आवश्यक पोषक तत्व उन्हीं को मानेंगे जो कि जिनके बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर पोषक तत्व की कमी हो जाएगी किसी की तो लाइफ साइकिल पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं कर पाएगा, पूरा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले होता है कि पूरे जीवन चक्र में शामिल होता है। इसके बाद में आता है कैन नॉट सब्स्टिट्यूट, मतलब बात करते हैं इसका कार्य किसी अन्य पोषक तत्व से नहीं किया जा सकता। नाइट्रोजन की पूर्ति कभी भी फास्फोरस से नहीं कर सकते, फास्फोरस की पोटेशियम से नहीं कर सकते, मतलब जिसकी पूर्ति उसी से होगी जिसकी कमी है। मतलब नाइट्रोजन की कमी है तो बेटा नाइट्रोजन ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आता है डायरेक्ट रोल मेटाबॉलिज्म, इनका इन पोषक तत्वों का डायरेक्ट भूमिका रहती है किसमें, मेटाबॉलिज्म में, चयापचय में इनकी क्या रहती है, भूमिका रहती है। तो ये तीनों फैक्टर, ये तीनों क्या है, आवश्यकता कसौटी के सिद्धांत है कि ये तीनों आवश्यक पोषक तत्व है। सभी 17 पोषक तत्व ये तीनों सिद्धांत फॉलो करते हैं। क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने
रोल एंड डेफिशिएंसी ऑफ एनपीके। एनपीके की बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी बात करते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है और इनका रोल क्या होता है। तो पहले रोल की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का रोल क्या होता है? नाइट्रोजन का एक तो क्या करता है, क्लोरोफिल में सहायक होता है, एमिनो एसिड बनाता है, प्रोटीन बनाता है, एंजाइम का घटक होता है और कहीं ना कहीं वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। वानस्पतिक वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये तो हो गए इनके रोल। अब होता है डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, पुराने पत्ते क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पीले पड़ते हैं, क्लोरोसिस होता है, पौधे की बढ़वार में कमी आ जाती है, कम टीलर बनते हैं और कहीं ना कहीं परिपक्वता में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। तो ये नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हो जाएंगे। आगे आता है फास्फोरस। बेटा फास्फोरस का मेन दो कार्य मैंने कल की क्लास में आपको बताए थे। एक तो क्या होते हैं, जड़ को मजबूत करता है, रूट को क्या करता है, रूट का डेवलपमेंट करता है। इसके साथ में फास्फोरस क्या करता है, ऊर्जा संचरण, मतलब एटीपी का क्या करता है, कहीं ना कहीं संचरण करता है। बीज निर्माण के लिए जरूरी होता है। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये कहीं ना कहीं फास्फोरस के रोल हो जाएंगे। अब कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी तो बेटा एक तो रूट, जड़ों का कमजोर विकास होता है, परिपक्वता में देरी आती है, फूलों की कमी आती है और कहीं ना कहीं पुराने पत्तों का आकार गहरा या बैंगनी हो जाएगा, गहरा हरा या बैंगनी हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा, फास्फोरस की कमी के लक्षण। पोटेशियम की बात करते हैं, स्टोमेटा को खुलने व बंद, क्लोजिंग और ओपनिंग में क्या होता है, सहायक होता है। जल उपयोग दक्षता को बढ़ाता है, एंजाइम को सक्रिय करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है बेटा, बढ़ाता है। कहीं ना कहीं अपन बात करते हैं डिजीज रेसिस्टेंस, डिजीज रेसिस्टेंस को इंक्रीज करता है। अरे किसको करता है, डिजीज रेसिस्टेंस को कहीं ना कहीं क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये पोटेशियम का क्या हो जाएगा, पोटेशियम का रोल हो जाएगा। डेफिशिएंसी की बात करते हैं, पुराने पत्तों के किनारों का झुलसना, भूरापन होना, कमजोर तना होना, सूखे और रोग के प्रति कम प्रतिरोधकता होना, अनाज की कमी होना। अनाज की कमी होना क्या हो जाएगा बेटा, पोटेशियम क्या हो जाएगा, पोटेशियम के कार्य और पोटेशियम की क्या हो जाएगी, हानियां हो जाएगी। तो आई होप आप सभी के ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। क्या आता है बेटा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर आता है। और टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर की मैं बात करता हूँ तो अलग अलग प्रकार के मैंने बताए थे, नाइट्रोजनियस होता है, फास्फेटिक होता है, पोटासिक होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ऐसे भी अलग अलग होते हैं, कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं जैसे कि फार्म यार्ड मेन्यूर हो गया, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, सुपर फास्फेट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये इनऑर्गेनिक हो गए। इसके साथ में ही बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम हो गए, एजोटोबैक्टर हो गए, नाम नाम के साथ में याद करना है, एग्जाम्पल याद करना है, एजोरिस्पिरम हो गए। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात करते हैं, एनपीके हो जाएंगे, जैसे कि अपन बात करते हैं जिसमें 10 26 26 पाए जाते हैं। और इसमें एक और याद रख लेना, डीएपी याद रख लेना, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस पाया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर होते हैं जैसे कि जिंक सल्फेट हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा। और एक और याद रख लेना, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। क्या आ जाएगा बेटा, स्ट्रेट फर्टिलाइजर आ जाएगा। स्ट्रेट फर्टिलाइजर जिसमें क्या होता है, सरल उर्वरक भी इनको बोलते हैं, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जिसमें क्या होता है, एक ही होता है, जैसे कि यूरिया आ गया, यूरिया में क्या होता है, ओनली नाइट्रोजन होता है, ओनली फॉर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो इसको स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर है। अब इसके साथ में ओनली नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स के बारे में अपने को बताना है। एक तो सिंपल आएगा, क्या आता है, एक तो अपने सिंपल आता है जिसमें ओनली नाइट्रोजन रहेगा, जैसे कि यूरिया हो गया, और इसके साथ में अमोनियम सल्फेट हो गया। इसके साथ में ही बात करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। और इसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट, ओनली कैल्शियम नाइट्रेट है बेटा। इसके साथ में ही कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में जैसे कि अमोनियम फॉस्फेट नाइट्रेट हो गया, इसके साथ में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CaN हो गया। इसके बाद में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की बात करते हैं जैसे कि फार्म यार्ड मेन्यूर हो गया, कंपोस्ट हो गया। तो बेटा ये अपने क्या हो गए, ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर हो गए और फर्टिलाइजर्स के टाइप्स हो गए। अब इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सोइल टेस्टिंग क्या है और सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन क्या है। सोइल टेस्टिंग और इसके साथ में सोइल फर्टिलिटी का इवोल्यूशन क्या होता है।
तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसके बारे में, सबसे पहले बात करते हैं सोइल टेस्टिंग क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं मृदा की अपन जांच करते हैं, तो मृदा की जांच क्या होती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि मृदा परीक्षण कहीं ना कहीं मृदा के नमूनों का वैज्ञानिक विश्लेषण है, जिससे कहीं ना कहीं पोषक तत्वों, पीएच और अन्य गुणों की जानकारी मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं पोषक तत्वों के बारे में, पीएच के बारे में, इनके बारे में अपने को सोइल टेस्टिंग के द्वारा पता चल जाती है, और ये पता चलने के बाद में अपन रिकमेंड कर सकते हैं फर्टिलाइजर की, ये मृदा में फर्टिलाइजर दे दीजिए। ठीक है, ये सोइल टेस्टिंग होता है। सोइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन का मतलब है कि इसमें क्या होता है, पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सके, रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों का विश्लेषण शामिल होता है। इसमें सारी चीजें शामिल होती है, जैविक, रासायनिक और भौतिक शामिल होती है, और कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। सोइल का इवोल्यूशन, मृदा का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद में इसके क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है केमिकल मेथड होता है, जिसमें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मृदा में पोषक तत्वों का विश्लेषण करते हैं, पीएच का करते हैं, विद्युत चालकता या ईसी का करते हैं। इसके साथ में फिजिकल मेथड होते हैं, इसमें सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपन टेस्ट करते हैं। इसके बाद में बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी, इसके साथ में अर्थवर्म का काउंट करते हैं, इसके साथ में एंजाइम टेस्ट करते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं टेस्ट अपन करते हैं बायोलॉजिकल में। तो ये क्या है बेटा, फर्टिलिटी का इवोल्यूशन करने का मेथड है। फर्टिलिटी में अपन ने कहा था कि अपने को केमिकल भी देखना है, अपने को बायोलॉजिकल भी देखना है, अपने को फिजिकल भी देखना है। इसके बाद में अपने आता है प्लांट रेस्पॉन्स, मतलब बात करते हैं फसलों की वृद्धि और पोषक तत्वों की कमी के लक्षण देखते हैं। इन सभी चीजों को देखकर कहीं ना कहीं फर्टिलिटी का, सोइल की फर्टिलिटी का इवोल्यूशन कर देते हैं। ये कंप्लीट मेथड्स है, सबसे पहले केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और इसके साथ में प्लांट रेस्पॉन्स हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल में केचुए की गणना वगैरह करते हैं, कहीं ना कहीं एंजाइम का परीक्षण करते हैं, मृदा में जीवाणु की गतिविधियों को चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले आ जाएगा, अब अपने को जैविक मूल्यांकन की विधियां देखनी है। तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा सोइल माइक्रोबियल बायोमास देखना पड़ेगा। मृदा में सोइल माइक्रोबियल क्या देखना पड़ेगा, बायोमास देखना पड़ेगा। यह मृदा में जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को मेजर करता है, और इसके आधार पर अपन देखते हैं कि मृदा में कहीं ना कहीं अपघटन हो रहा होगा। मतलब अगर सूक्ष्म जीव अच्छे हैं, अगर सूक्ष्म जीव सर्वाधिक है, तो वो क्या होते हैं, अपघटन करते हैं। अपघटन करके कहीं ना कहीं अनअवेलेबल फॉर्म को, पोषक तत्व की को अवेलेबल फॉर्म में करवा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कहीं ना कहीं सोइल माइक्रोबियल मास हो जाएगा। इसके बाद में आता है सोइल रेस्पिरेशन, मतलब मृदा में CO2 और O2 देखते हैं। अगर अपन बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा जैविक अपघटन के दौरान CO2 उत्सर्जन मापा जाता है, तो अधिक शोषण कहीं ना कहीं अधिक उर्वरता, मतलब अधिक शोषण होगा, अधिक रेस्पिरेशन होगा, तो अपघटन क्या होगा, अपघटन कहीं ना कहीं अधिक होगा। अपघटन अधिक होगा तो अधिक उर्वरता होगी। क्या होगी बेटा, अधिक उर्वरता होगी। अब फिर मापते हैं डिहाइड्रोजिनेस, जो अपने होता है कहीं ना कहीं एंजाइम होता है, उसकी क्रिया मृदा में माइक्रोबियल ऑक्सीडेटिव गतिविधि को दर्शाता है, और कहीं ना कहीं मृदा स्वास्थ्य का, सोइल हेल्थ का क्या है, कहीं ना कहीं इंडिकेटर है। इसके बाद में आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी, अपन देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता देखते हैं, और कहीं ना कहीं मृदा की एंजाइम परीक्षण करते हैं, अर्थवर्म की गणना करते हैं, केचुए की क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो ये सारे क्या है बेटा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के मेथड है। मतलब सोइल फर्टिलिटी का इवोल्यूशन करते हैं, पर किस विधि से करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड से करते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब जीवों की संख्या कहीं ना कहीं काउंट करते हैं। इसके बारे में आ जाएगा अपना सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें अपन बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। मतलब अपने पास में अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट की अपने को क्या पूछ रहा है, अमोनियम सल्फेट की अपने को पूछ रहा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पूछ रहा है बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा NH4 NH4 इसके साथ में ये बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है 20.6, 2020 जेट में क्वेश्चन आया था, 20.6 दिया होता है, 21% में लिख सकते हो। सल्फर का कंटेंट कितना होता है, लगभग 24%। फिजिकल फॉर्म ये सफेद क्रिस्टलीय दाने होते हैं। इसमें बात करते हैं सोल्यूबिलिटी, पानी में अच्छी तरह से क्या होता है, घुल जाता है। इफेक्ट सोइल पर क्या इफेक्ट डालता है, अम्लीय प्रभाव डालता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अमोनियम सल्फेट होता है, इसका प्रभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है।
यूजेज की बात करते हैं, सारी और चूने वाली मिट्टियों में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन और सल्फर देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ में स्टोरेज की बात करते हैं, नमी को अवशोषित करता है और कहीं ना कहीं नमी को बचाकर रखता है, नमी को बचाकर रखता है, तो अमोनियम सल्फेट के हो गए। इसके बाद में आता है अमोनियम सल्फेट के निर्माण की प्रक्रिया, मतलब अमोनियम सल्फेट को किस प्रकार से निर्मित किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले अमोनिया की अपन कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रति क्या करवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या करवाते हैं, प्रतिक्रिया रिएक्शन करवाते हैं। और ये प्रतिक्रिया करवाने के बाद में क्या बनती है, अपने कहीं ना कहीं अपने पास में अमोनियम सल्फेट बनता है। किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं। और कहीं ना कहीं ये इसकी क्या है, पूरी प्रोसेस है। अमोनियम गैस का कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड के पास में किया जाता है और कहीं ना कहीं जिससे अमोनियम सल्फेट का घोल बनता है। ठीक है, फिर घोल बनाकर कहीं ना कहीं इसका क्या कर लेते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं। और क्रिस्टल बनाकर कहीं ना कहीं इनको सुखाकर क्या कर देते हैं, पेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनको पेक कर देते हैं। क्रिटिकल लेवल की बात करते हैं, पोषक तत्वों का क्रिटिकल लेवल अपन बात करते हैं, जैसे कि CRI स्टेज आ गई। अपन CRI स्टेज की बात करते हैं बेटा, CRI गेहूं में सिंचाई की है, मतलब इससे नीचे चला गया तो भाई साहब जल की कहीं ना कहीं पौधे की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। पौधे की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो क्रिटिकल लेवल हो जाएगा न्यूट्रिएंट का, मतलब पोषक तत्व का क्रिटिकल स्तर वह न्यूनतम मात्रा है जिसे कहीं ना कहीं कम होने पर पौधे की वृद्धि और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डलता है। मतलब इसी स्तर तक क्या कर देना चाहिए, न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कर देना चाहिए। तो क्रिटिकल लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। अपन बात करते हैं अलग अलग, जैसे कि अपन बात करते हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम के रूप में अवेलेबल होता है। इसके साथ में ये अपन बात करते हैं फास्फोरस, ये मैंने शायद वन शॉट क्लास में बहुत अच्छे से समझा दिया। तो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब बात करते हैं सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं उनका क्या महत्व होता है कहीं ना कहीं पौधे की वृद्धि में। तो ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं, पर कहीं ना कहीं पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं। कहीं ना कहीं एंजाइम सक्रियण में, क्लोरोफिल बनाने में, प्रकाश संश्लेषण में, इनमें क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट के कार्य लिखे आना यहाँ पर, माइक्रो न्यूट्रिएंट के कार्य लिखे आना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में बायो फर्टिलाइजर के अलग अलग क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि बात करते हैं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम। इसके साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला हो जाएगा। इसके बाद में आता है फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिनको PSB कहते हैं। PSB में क्या हो जाएगा, बेसिलस हो जाएगा, स्यूडोमोनास हो जाएगा। फिर इसके बाद में पोटेशियम पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर आ जाएगा। इसके साथ में जैसे कि फ्रेटरिया होगा। अदर की बात करते हैं जैसे कि माइकोराइजा हो गया, जो कि क्या करते हैं, एक सहजीवी संबंध बनाते हैं और कहीं ना कहीं पौधे को न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा, पौधे को न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं। और इसी के साथ में आपका ये गेस पेपर कंप्लीट होता है। और इसके साथ में मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा बेटा, और इन पर क्या करना है, मैसेज करना है। इन पर क्या करना है, मैसेज करना है, लिख लेना 8690596638। आपका नाम, कॉलेज का नाम, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो कौन से ईयर में हो ये लिख देना। और इसके साथ में कैसा क्या समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख देना। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक करके सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।